नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। 20 की जो फाइट है वो इस वक्त जारी है। 7 सीटों पे मतदान इस वक्त जारी है, लेकिन इस वक्त रुख करेंगे सबसे बड़ी खबर का, जो कि लखनऊ से आ रही है। सीएम योगी की टीम 11 के साथ बैठक जारी है। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। सीएस आर के तिवारी, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी टीम 11 की बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें, टीम 11 के सभी अध्यक्ष समेत जो अन्य अधिकारी हैं वो भी बैठक में मौजूद हैं। तो सीएम योगी टीम 11 के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। जो तमाम अफसर हैं टीम 11 के, वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे संग जुड़ चुके हैं। राहुल, तो इस वक्त टीम 11 की बैठक चल रही है, क्या कुछ निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए जा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो टीम 11 की बैठक चल रही है उसमें तमाम जो निर्देश है, क्योंकि टीम 11 के सभी अधिकारी इसमें मौजूद हैं। त्योहार करीब आ रहे हैं, तो ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ समीक्षा कर रहे हैं कि त्योहार में किस तरह से जो कोविड है उसको बचा के रखा जाए, किस तरह से लोगों को संक्रमण से बचा के रखा जाए। तो इसको लेकर ये अहम दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे अब मौसम परिवर्तन हो रहा, मौसम अब जाड़े का आ रहा है, जाड़े में संक्रमण फैलने खतरा ज्यादा है। वैसे में सीएम योगी आदित्यनाथ साफ साफ निर्देश दे रहे हैं कि अब और ज्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दे रहे हैं। लगातार टेस्टिंग पे जोड़े। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर 1.5 करोड़ से ज्यादा टेस्टिंग हो चुकी है। उस टेस्टिंग की रफ्तार को और बढ़ाने के सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे रहे हैं। फुट पेट्रोलिंग का, क्योंकि बाजारों में समय त्योहारों को लेकर भीड़ इकट्ठा हो रही है, तो जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दे रहे हैं कि वो बाजारों में उतरे, फुट पेट्रोलिंग करें, लोगों को जागरूक करें कि कोरोना संक्रमण अभी गया नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक लगातार वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें। ये तमाम दिशा निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 की बैठक में दे रहे हैं। जी बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 7 सीटों पे मतदान जारी है। आपको बता दें, सभी 7 सीटों पर 11 बजे तक की अगर बात की जाए तो 18.49% मतदान हुआ है। नौगावा सादात की बात की जाए तो 11 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान इस सीट पर हुआ है। 23.41% मतदान यहां पर हुआ है। आपको बता दें, ये वही सीट है जहां से चेतन चौहान की पत्नी बीजेपी के टिकट पे चुनावी मैदान में है। वहीं बांगरमऊ की बात की जाए तो 11 बजे तक 22.24% मतदान यहां पर हुआ है। उसके बाद बुलंदशहर सदर सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक 19.17% मतदान यहां पर हुआ है। देवरिया सदर सीट पर सुबह 11 बजे तक 18.14 मतदान यहां पर हुआ है। घाटमपुर सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक 14.76% मतदान हुआ है। टूंडला सीट की बात की जाए तो सुबह 11 बजे तक 17% मतदान यहां पर हुआ है। वहीं मल्हनी सीट पर सुबह 11 बजे तक 15% मतदान यहां पर हुआ है। तो कुल मिला के कहा जाए तो जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत 11 बजे का है, साफ तौर पे कहा जा सकता है कि जो मतदाता हैं उनमें जोश दिखाई दे रहा है। वहीं कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जहां पर मतदाताओं ने साफ तौर पे उपचुनाव का बहिष्कार कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और इसी वजह से वो जो है मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के कहा जाए तो मतदाताओं में जोश जरूर देखने को मिल रहा है। अमरोहा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया भी इस बात की अपील लगातार कर रहा है कि अपने दूसरे कामों को छोड़ के सबसे पहले, अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है तो सबसे पहले आप मतदान करिए। तो देखिए, बहुत ज्यादा दिलचस्प है ये 7 सीटों का चुनाव, क्योंकि 2022 में फाइनल होगा और उससे पहले 20 में ये कह सकते हैं कि सेमीफाइनल की फाइट है। कौन कितना टाइट है ये 10 तारीख को नतीजों में साफ तौर पे सामने आ जाएगा। अगर प्रचार की बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर सीट पर जाकर एक रैली को संबोधित किया। वहीं अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी ने एक भी उपचुनाव के लिए रैली नहीं की। हालांकि जो उनके और जो तमाम नेता हैं उन्होंने जम के प्रचार किया, लेकिन बीजेपी का जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी से है।
बसपा से है। कांग्रेस की बात की जाए तो 7 सीटों में एक सीट वो पहले ही हार चुकी है। फिरोजाबाद की टूंडला सीट पर उसके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो चुका है, तो कह सकते हैं कि एक सीट वो पहले ही हार चुकी है। 6 सीटों पर वो बीजेपी समेत जो तमाम विरोधी है उसको कड़ी टक्कर दे रही है। तो 11 बजे तक कितना फीसदी मतदान हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। टूंडला की बात की जाए तो 17% मतदान टूंडला पर हुआ है। मल्हानी सीट पर सुबह 11 बजे तक 15% मतदान हुआ है। अमरोहा की नौगावा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा दिलचस्प सीट भी है अमरोहा। योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान का निधन हुआ, उसके बाद ये सीट खाली हुई और इसके बाद बीजेपी ने उनकी पत्नी जो हैं उनको इस सीट पर मैदान में उतारा। विरोधियों को कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो घाटमपुर की बात की जाए तो 11 बजे तक 14.76% मतदान हुआ है। मतदाताओं में जोश काफी देखा जा रहा है। अब 10 तारीख को ये नतीजे बताएंगे कि ये जो जोश है वो किसके लिए है। अमरोहा से हमारे संवाददाता मोहसिन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही सचिन भी हमारे संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अमरोहा में मतदाताओं में कितना जोश है और कई ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पे लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि उनके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो वोट नहीं डालेंगे। सौरभ, सबसे पहले तो मैं सुखद पहलू की बात कर लेता हूं कि जैसे ही अमरोहा की नौगावा सादत सीट के उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ, सुबह 7 बजे ही मतदान शुरू हो गया था और 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत है 23.41%, वो अपने आप में बताता है कि अमरोहा की नौगावा सादत सीट के उपचुनाव को लेकर यहाँ मतदाताओं में कितना जबरदस्त उत्साह नजर आया। न्यूज 1 इंडिया के खास प्रोग्राम 20 की तो बिल्कुल हमारे संवाददाता साफ तौर पे बता रहे थे कि जोश दिखाई दे रहा है। बुलंदशहर से भी हमारे संवाददाता सचिन है। सचिन, बुलंदशहर में मतदान जारी है। अगर मतदाताओं की बात की जाए तो किन किन मुद्दों पर वो वोट डाल रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दूं 7 बजे ये मतदान हुई थी, अभी 11 बजे तक यहाँ 19.17% वोट डाले जा चुके हैं। इसी बीच एक घटनाक्रम सामने आया है। बुलंदशहर सदर विधानसभा सीट से एक डीएम कॉलोनी है जिसको एक ऑफिसर्स कॉलोनी भी बोली जाती है। उसी कॉलोनी से सटा हुआ एक दूसरी कॉलोनी है जिसका उसी डीएम कॉलोनी में होकर के जाता है। तो वहाँ रास्ते का विवाद पिछले 3 साल से है, जिसको लेकर के यहाँ के लोकसभा सांसद और यहाँ के अधिकारियों ने भी आवाज उठाई है, लेकिन अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। उसी रास्ते के विवाद को लेकर के वहाँ के निवासियों ने वोट के बहिष्कार करने का ये ऐलान आज किया है, जिसको लेकर के काफी हंगामा हुआ। सूचना मिलने पर अतिरिक्त एसडीएम वहां मौके पर पहुंचे, जिन्होंने मौके का मुआयना किया और आश्वासन दिया कि आपकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन मेरी अपील ये भी है कि आप वोट डालने जाएं। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है और 7 मई से वोटिंग जारी है, अभी तक जितना मत प्रतिशत हो जाना चाहिए था उस हिसाब से मत प्रतिशत अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सचिन, देखिए जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, सचिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, क्या मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहा है? जी देखिए, प्रशासन ने जिस तरह से अपील की थी कि सबसे ज्यादा यहाँ का वोटिंग परसेंटेज होना चाहिए, मत प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते वो सब कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। सुबह कुछ मतदाताओं की भीड़ भाड़ देखी गई थी, लेकिन इस समय मतदाता को आना लगभग कुछ बंद सा लग रहा है। मतदान स्थल पर लोग कम पहुंच रहे हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोरोना का खौफ लोगों पर अभी भी है। बिल्कुल, मोहसिन एक बार फिर से हमारे संग जुड़ चुके हैं। मोहसिन, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए।
हाँ तो देखिए सौरभ, जैसे मैं बता रहा था कि अमरोहा की नौगावा सादत सीट को लेकर जो उपचुनाव हो रहा है उसमें मतदाताओं में एक जबरदस्त उत्साह नजर रहा। सिहाली जागीर गांव है, रजपुरा है, शकरपुरा है और इसके अलावा नौगावा सादत जो कस्बा है वहां पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। और कोविड को लेकर जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई थी और भारत निर्वाचन आयोग ने भी जो गाइडलाइन जारी की है उनका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। बाकायदा मतदान स्थल पर सर्कल बनाए गए हैं। दूसरी जो बात आपने कही है, यहाँ का पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया और सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डला था। ग्रामीणों का साफ तौर पर यह आरोप था कि उनके यहाँ पर विकास नहीं हुआ है, न सड़क बनी है। जो दावे और वादे किए गए थे उन्हें जमीनी हकीकत पर नहीं उतारा गया, जिसके चलते सभी ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जिसके बाद आनन फानन में भारत निर्वाचन आयोग तक ये पूरा मामला पहुंचा और उसके बाद डीएम और एसपी गांव में पहुंचे और मतदाताओं को समझाने की कोशिश की कि जो आपकी समस्या है उसके समाधान कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आप जो ये लोकतंत्र का महापर्व है इसमें अपने मतदान की आहुति जरूर दें। दूसरी तरफ मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो नौगावा सादत सीट है वो अपने अपने हॉट सीट है। जिस तरह से क्रिकेट की पिच पर और विरोधियों से छक्के छुड़ाने वाले चेतन चौहान ने सियासी पिच पर भी एक धुआंधार पारी खेली थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास उनकी सीट को साथ बचाने के साथ साथ जो उनकी धर्मपत्नी चुनावी पर मैदान में उतरी है संगीता चौहान, उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी चुनौती होगी कि वो उस सीट की पर जीत को बरकरार रख पाती है, नहीं रख पाती है। जहां तक जातीय समीकरणों की अगर हम बात करते हैं तो नौगावा सादत सीट पर जातीय समीकरण बड़े रोमांचक है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम है वो तकरीबन 1.25 लाख तादाद में है और इसके अलावा जो जाटा मतदाता है वो 50,000 के आसपास है। तो कुल मिलाकर निर्णायक भूमिका में ये दोनों वोटर आते हैं। और ऐसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो अब तक चुनाव हुए हैं, जो हम तक पिछले चुनाव को देखते आए हैं, उसमें जिस तरह से यहाँ पर अगर हम नौगावा सादत सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में वेस्ट यूपी की राजनीति इन दोनों ही मतदाताओं के धुरी की तरफ आकर घूमती है और अगर ये मतदाता आपस में इनका बिखराव होता है तो ऐसे में सीधा सीधा जो पिछले चुनाव में हमने देखा है कि वेस्ट यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा मिल जाता है। लेकिन क्योंकि सरकार ने अगर अब तक के अपने इस कार्यकाल में काम किया है तो उसे इनाम मिल जाएगा, नहीं तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में भारतीय जनता पार्टी को सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लोगों में नाराजगी है। और ऐसे में इस उपचुनाव को 2022 के फाइनल से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर 2020 में भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म कर पाती है या उनकी सरकारों ने काम किया है या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विकास के काम किए तो विकास का काम उपचुनाव में वोट के नाम पर बोलेगा। अगर वोट में तब्दील होता तो समझिएगा कि विकास हुआ है। लेकिन नौगावा सादत सीट विधानसभा को लेकर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने जावेद आबदी जो पहले भी चेतन चौहान के सामने चुनाव लड़ चुके हैं उन पर एक बार फिर से दाव खेला है। यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं कि जावेद आबदी पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार रहे हैं चेतन चौहान, उनसे तकरीबन 20,000 वोटों से हार गए थे। अंतर बड़ा नहीं है, क्योंकि जिसलिए मैंने बताया है कि अगर वोट एक मुश्त, ये जो 1.25 लाख मुस्लिम मतदाता है और जाटा मतदाता 50,000 की तादाद में है, उसके अलावा जाट मतदाता तकरीबन 30 से 35,000 की तादाद में है, तो एक मुश्त मतदाता अगर जाट के अलावा अगर मुस्लिम और जाटव का समीकरण बनता है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुश्किलें भी पैदा हो सकती है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगीता चौहान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जावेद आबदी पर सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि वो फर्जी मतदान करा रहे हैं और बिल्कुल मोहसिन, तो साफ तौर पे जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि देखिए बीजेपी को भले लगे सीटों की जंग है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन जो अगर आप फील्ड पे उतर के देखेंगे तो फिर बीजेपी को भी कड़ा मुकाबला विरोधियों की तरफ से मिल रहा है। भले ही अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी ने रैली नहीं की हो, लेकिन जो जातिगत राजनीति है वो साफ तौर पे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। तो सातों सीटों पे मतदान जारी है। सातों सीटों पे इस वक्त मतदान जारी है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी हमें बता रहे हैं कि एक कड़ा मुकाबला साफ तौर पे देखा जा रहा है। अगर आप अमरोहा की नौगावा सीट की बात की जाए तो बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ सकती हैं।
इसी बीच फिरोजाबाद से उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। टुंडला के रुदरू बूथ संख्या 30 पर अभी तक मतदान जो है वो शुरू नहीं हुआ है। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्रामीण अभी तक वोट नहीं डाले हैं। ग्रामीणों को मनाने के लिए कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि जो टुंडला सीट है वहां पे अभी भी देखा जा रहा है कि जो मतदाता है वो नाराज है। साफ तौर पे टुंडला के रुदरू बूथ संख्या 30 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हुई है। 4 घंटे बीत जाने के बाद भी ग्रामीण नहीं माने हैं। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी वोट इस बूथ पर नहीं पड़े हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार जो अधिकारी हैं ग्रामीणों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है। साल के अंदर में जी बताएं कि आप कौन सा विकास। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप सुन भी पा रहे होंगे किस तरीके से जो अधिकारी है वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन शायद समझना होगा राजनीतिक दलों को, हर राजनीतिक दल को, क्योंकि स्थानीय मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं और जो बड़े मुद्दे हैं वो हावी हो जाते हैं। लेकिन मतदाता के मन में क्या है इसको टटोलने की कोशिश भी नहीं की जाती, लेकिन जब मतदाता की बारी आती है तो वो दिखा देता है कि आखिर लोकतंत्र में उसकी हैसियत क्या है। साफ तौर पे मतदाता ने कह दिया है कि वो वोट नहीं डालेगा। अधिकारी मनाने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि बड़े बड़े मुद्दों को आप अगर खेल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय लोगों की शिकायतें क्या हैं, स्थानीय लोग क्या चाहते हैं, इस बात को भी उनको ध्यान रखना चाहिए। अगर हर राजनीतिक दल ने यहां पर पहले पहुंचकर लोगों को मनाया होता तो शायद ये स्थिति नहीं होती। वहीं जौनपुर की बात हम कर लेते हैं। मतदाता स्थल पर मतदाताओं को लेकर एक झड़प सामने आई है। सपा और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक हुई है। पुलिस ने सभी को समझाकर मतदाता स्थल से दूर भेज दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह ने सपा समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा समर्थक मतदान पर पैदा कर रहे हैं अवरोध। धनंजय सिंह की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। तो जौनपुर की सीट पर धनंजय सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पे साफ तौर पे गंभीर आरोप लगाए हैं। तीखी नोकझोंक यहां पर हुई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि वहां पर जो पुलिस बल है उसने सभी को समझाकर जो पोलिंग बूथ है उससे दूर कर दिया है। ये सादात निर्दलीय बूथ का मामला है। प्रधान जी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, हम धनंजय सिंह के साथ जुड़े हैं और यहाँ प्रधान जी लगातार अंदर रहे। मेरे सपोर्टरों ने फ़ोन किया तो मैं अपने बूथ पे था सरायचंद, मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ जो सिक्योरिटी थे, जो भी यहाँ की कानून के रखवाले थे, उन लोगों से हमने कहा कि प्रधान जी क्या कर रहे हैं। कहे प्रधान जी चले आए। हम कहे चले आए तो जो लोग वोट दे दिए हैं वो बाहर निकल जाए, जो लोग नहीं दिए हैं वोट दे। तो उसके बाद प्रधान जी के लड़के आए, पप्पू यादव, कह रहे हैं कि हमने यहाँ व्यवस्था की। हमने क्या व्यवस्था की आपने? कहा यहाँ सारी व्यवस्था हमारी है। हम कहे क्या फर्जी वोट पड़ेगी क्या आपकी? और उसके बाद प्रधान जी के एक लड़के और रहे राधे मास्टर साहब, वो भी आए, वो भी पार्टी बन के। तो यहाँ दबाव बना के समाजवादी पार्टी की यहाँ सीट पहले 800 वोट पाया करते, आज समाजवादी 300 वोटों पे है, 300 वोटों पे है। तो अपना यहाँ समाजवादी किला ढह गया है प्रत्याशी के नाते। तो इसलिए प्रधान जी जबरदस्ती वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं अंदर जाके। और ये प्रक्रिया 48 घंटे पहले की थी। तो वह हमने अपने प्रत्याशी धनंजय सिंह जी को बता दिया। उसके बाद मैं खुद इतना सबल हूँ, उनकी क्या जरूरत पड़ेगी अभी यहाँ। हाँ, हमने शिकायत कर दिया है, अभी सांसद जी को बता दिया। सांसद जी अपना जहाँ चाहेंगे चुनाव आयोग को बताएंगे। तो जौनपुर की सबसे, आप कह सकते हैं कि पूर्वांचल की सबसे हॉट सीट है और यहां पर जो बाहुबली हैं धनंजय सिंह, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी यहां पे जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। तो चुनाव के वक्त आरोपों का जो दौर है वो चरम पर है। हालांकि फिलहाल जो वहां पे माहौल है उसको शांत करा दिया गया है। पुलिस ने सभी जो लोग हंगामा कर रहे थे उनको पोलिंग बूथ से दूर कर दिया है। तो जौनपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो
तो साफ तौर पे आपने जौनपुर की भी तस्वीरें देखी। आपको बता दें, 7 सीटों पर इस वक्त जो वोटिंग है वो जारी है। कई जगह जो मतदाता हैं उनके बीच नाराजगी देखने को मिल रही है। कई जगह मतदाता वोटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर 7 सीटों का ओवरऑल बात की जाए तो वोटिंग जारी है। 11 बजे तक की बात की जाए तो 18.49% मतदान यहां पर हुआ है। नौगावा सादात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मतदान इसी सीट पर हुआ है। 23.41% मतदान यहां पर हुआ है। बांगरमऊ सीट पर 11 बजे तक 22.24% मतदान हुआ है। बुलंदशहर सदर सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक 19.17% मतदान हुआ है। तो अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कानपुर से सूरज पांडे हमारे संग हैं, वहीं बुलंदशहर से लगातार सचिन हमारे संग बने हुए हैं। सूरज, कानपुर में मतदाताओं में कितना जोश दिखाई दे रहा है और किन मुद्दों को देखकर वो वोट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कानपुर की घाटमपुर विधानसभा में सुबह से ही मतदान शुरू है और मतदाता जो है वो बड़ी संख्या में अपने अपने घरों से निकल रहे हैं और आकर यहाँ पर मतदान करने के लिए अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। कानपुर जिला प्रशासन की तरफ से बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, क्योंकि कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है। इसको देखते हुए लगातार सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गई है। जो भी लोग मतदान करने आ रहे हैं उनकी बाकायदा उनकी साफ तौर पे जो मतदाता हैं उनमें जोश देखने को मिल रहा है। सचिन, आपको हमारी आवाज आ रही है? सचिन, फोन आ गया था क्या किसी? सचिन से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो 7 सीटों जी, पर जो मैं फाइट पा है रहा हूं। वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो बुलंदशहर सदर सीट पर भी इस वक्त वोटिंग जारी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में इस वक्त 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 7 सीटों पर बीजेपी, सपा, बसपा में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। 2022 में तस्वीर क्या होगी, काफी हद तक ये जो उपचुनाव के नतीजे हैं इस बात को साफ कर देंगे। हालांकि जो 7 सीटें हैं उनमें 6 सीटें बीजेपी के पास थी, तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा जो चुनौती है वो ये है कि जो 6 सीटें हैं कम से कम वो अपनी सीटों को बचाए। अगर विरोधियों की बात की जाए तो उन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार नहीं किया, खासकर से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, जो पार्टी का सबसे बड़े चेहरे हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, इन्होंने उपचुनाव के लिए एक भी रैली नहीं की। तो साफ तौर पे आपको एक बार फिर से बता दें, जौनपुर में मतदान स्थल पर मतदान को लेकर जो झड़प है वो यहां पर हुई है। सपा और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच यहां पर तीखी नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी को समझाकर मतदान स्थल से दूर भेज दिया है। निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय सिंह ने सपा समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि सपा समर्थक जो है वो मतदान में पैदा कर रहे हैं अवरोध। तो यहां पर झड़प देखने को मिली मतदान स्थल के करीब, दोनों के बीच झड़प हुई और इसके बाद उन लोगों को वहां से दूर भेज दिया गया। तो जौनपुर से देवेंद्र खरे हमारे संग सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या स्थिति है अब? क्या जो पुलिस है उसने पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया है और क्या है आरोप? जी आपको बता दें, ये पूरा मामला सिकरारा विधानसभा में था। ये बिजली गांव है जहां धनंजय समर्थक और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में बीच मारपीट करने लगे, जिसमें पुलिस को हस्तक्षेप कर 200 मीटर उनको बाहर भेजा गया। आपको बता दें कि जो धनंजय समर्थक है उनका साफ कहना है कि ये लोग मतदान को प्रभावित करने के लिए वहां पर मतदान केंद्र में इकट्ठा है। जब मत का प्रयोग कर चुके हैं उनको बाहर जाने के बीच में लेके काफी तीखी नोकझोंक हुई। हम इस समय गोना पार के हैं, जहाँ पर भी मतदान बहुत धीमे चल रहा है, लेकिन आपको हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। बिल्कुल, ये बताइए क्या नाम है आपका? ये कैसा मतदान चल रहा है? क्या यहाँ पर किसका माहौल है, कैसे क्या आप मतदान को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पे जो है माहौल बहुत बढ़िया है, शांतिपूर्वक चल रहा है सुबह से ही। और यहाँ पे भाजपा और सपा की लड़ाई। और क्या बताइए कि जो यहाँ पर कितने वोटर हैं यहाँ पर जो गोना फाल में?
अभी तक कितने पड़े थे? 26 वोट हैं, जिसमें से लगभग 7 साढ़े 7 वोट, यानी कि 12 बज गया है, अभी बहुत कम मत पड़े हैं। 2600 में बड़ा अंतर है, क्योंकि अब 6 घंटे और बचा है। 6 घंटे में किस तरह का हम मतदान देखेंगे? अब आगे आने वाले 1-2 घंटे बाद से यहाँ पे भीड़ बढ़ेगी। देख रहे हैं आप, साफ करना है। देवेंद्र, पूछिए उन लोगों से कि आखिर उनके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है जो हाथरस कांड है या फिर कानून व्यवस्था के मुद्दे पे, बड़े बड़े मुद्दों पे चुनाव प्रचार हो जाता है, लेकिन जो मतदाता हैं वो घर से नहीं निकलते, क्योंकि उनको इस बात का एहसास होता है कि जो उनके मुद्दे हैं वो उनके नेताओं को पता तक नहीं है। किस मुद्दों पर ये प्रत्याशी का चुनाव कर रहे हैं? अब किस तरह का चुनाव है? और नेताओं को इसका जानकारी देनी जरूर। नेताओं को जानकारी। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। साफ तौर पे वहां के लोग भी हैं, उनमें कम जोश देखने को मिला, लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, इसके जो नतीजे हैं वो किसको ज्यादा खुश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। तो 20 में जो 22 की फाइट है वो लगातार जारी है। 7 सीटों पे मतदान जारी है। आपको बता दें, अगर 11 बजे तक की बात की जाए तो 18.49% मतदान यहां पर हुआ है। 11 बजे तक 20% भी मतदान उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे नहीं हुआ है। नौगावा की बात की जाए तो 11 बजे तक सबसे ज्यादा मतदान यहां पर हुआ है। 23.41% मतदान यहां पर हुआ है। बांगरमऊ सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक 22.24% मतदान यहां पर हुआ है। बुलंदशहर सदर सीट की बात की जाए तो 11 बजे तक 19.17% मतदान यहां पर हुआ है। देवरिया सदर की बात की जाए तो 11 बजे तक यहां पर 18.10% मतदान यहां पर हुआ है। घाटमपुर सीट की बात की जाए 11 बजे तक की अगर आंकड़े आप यहां पर देखेंगे तो 14.76% मतदान यहां पर हुआ है। टूंडला सीट पर 11 बजे तक 17% वोटिंग हुई है। वहीं मल्हनी सीट पर 11 बजे तक 15% मतदान यहां पर हुआ है। तो साफ तौर पे कहा जाए तो मतदाता जो हैं वो घर से जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार जी हमारे संग हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। तो बिल्कुल देखिए, अगर 11 बजे तक की बात की जाए प्रेम कुमार जी तो 20% मतदान भी नहीं हुआ है। क्या कहते हैं ये आंकड़े? देखिए शर्मा जी, 20% से कम मतदान होना 11 बजे तक, हालांकि अभी तुरंत हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो जल्दबाजी होगी। मुझे देखना होगा जैसे 1 बजे तक कितना मतदान होता है। अगर 1 बजे तक 30% के आसपास ये मतदान प्रतिशत जाता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50-55 के बीच में मतदान रहेगा, लेकिन वो नहीं होता है तो फिर वो कम है। इन 7 सीटों का जो मतदान प्रतिशत आप दिखा रहे हैं उसमें भी खास बात मुझे देखने को मिल रही है। वो ये है कि जैसे आपको उन्नाव में जो सीट है, आपको अमरोहा में जो सीट है या बुलंदशहर की जो सीट, इन 3 सीटों पर आप गौर करेंगे कि मतदान का प्रतिशत 20 के अबव है। अब बाकी 4 सीटों पर कम है। तो इससे जो मेरा आकलन है कि इन 3 सीटों पर जो थोड़ा सा एग्रेसिव वोटिंग दिख रहा है, इन 3 सीटों पर ये बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली सीटें हैं। और बाकी जो 4 सीटें जहाँ वोट प्रतिशत कम दिख रहा है, मुझे लगता है कि वो सीटें बीजेपी के साथ चलने वाली। ये मुझे तत्काल जो आकलन आप अगर आंकड़ों पर बोले तो वो मुझे यही लगता है। देखिए प्रेम कुमार जी, ऐसी भी तस्वीरें बहुत ज्यादा सामने आई जहां पे मतदाताओं ने साफ तौर पे कह दिया कि हम वोट नहीं डालेंगे, उनके इलाके में वोटिंग नहीं हुई। देखिए बहुत ज्यादा हम देखते हैं इस उपचुनाव में भी हमने देखा, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, ये बहुत ज्यादा हावी रहे। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उनके नेता नहीं उस बात का जिक्र करते, इसीलिए जो मतदाता है वो मतदान वाले दिन कह देते हैं कि भैया वोट नहीं डालेंगे। जी, जो मतदाता ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास नहीं तो काम नहीं, और डीएम समझा रहे हैं कि मान जाइए, वोट दे दीजिए, आपकी बातों को समझ लेंगे, तो ये काम पहले होना चाहिए था। तो आज अगर मतदाता नाराज हैं, इसका मतलब है कि उनका जो कोर मुद्दा था, स्थानीय मुद्दा जिस पर कि वो चाहते थे कि उनको सुना जाए, उस पर सुनने की जहमत किसी ने नहीं उठाई, ये दिख रहा है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये पूरे जगह की तस्वीर हो।
कुछ एक जगह से हम फिर भी समझ सकते हैं कि चावल का दाना जो होता है देखकर समझ जाते हैं कि चावल सीज गया है कि नहीं सीजा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये मतदाताओं का जो बयान है, मतदाताओं की जो भावना है, ये बता रही है कि राजनीतिक दल जो है मूल मुद्दों को एड्रेस करने में सफल नहीं रहे हैं। आप ये देखेंगे पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कि जितना सत्ता पक्ष दिखा है चुनाव मैदान में, उतना विपक्ष नहीं दिखा है। मैं तो ये देखता हूं कि इसका रीजन क्या आप मानते हैं? क्योंकि सीएम योगी की बात की जाए, चाहे डिप्टी सीएम आप केशव प्रसाद मौर्य की बात कर लीजिए, एक एक सीट पे जाके उन्होंने वोट मांगे, अपना काम गिनाया। भले उन्होंने राम मंदिर का भी मुद्दा उठाया, उन्होंने तमाम मुद्दे उठाए, लेकिन उन्होंने कम से कम एक एक सीट पे जाके प्रचार किया। मायावती, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, एक भी सीट पे इन्होंने प्रचार नहीं किया। किस बात का डर इनको लग रहा था? इसका एक तो स्पष्ट कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, उसके लिए हर सीट जो है और ज़्यादातर सीट उसकी छोड़ी हुई है, तो उसको उसकी वजह से चुनाव हो रहे, तो वो सीटें वो रिटेन करने के लिए उसके लिए प्रतिष्ठा का विषय है पूरी तरह से। जबकि विपक्ष के लिए, चूंकि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो इंडिविजुअली उनकी प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है। इसके बावजूद हम ये कहेंगे कि कम से कम सेकंड नंबर होने की जो होड़ होनी चाहिए विपक्ष में, कि हम हार भी गए तो दूसरे नंबर पर रहे, तो वो होड़ भी दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी ने जरूर दिखाया है, थोड़ा दमखम दिखाया है। मान लीजिए कि बीजेपी से विधायक अगर टूट करके वो समाजवादी में जा रहे हैं, या उन्नाव की सांसद रही अनु टंडन अगर कांग्रेस से छोड़ करके समाजवादी पार्टी में जा रही, तो ये चुनाव के समय में दिखाता है कि समाजवादी पार्टी बाकी दोनों विपक्षी दलों से ज्यादा एक्टिव है। तो समाजवादी पार्टी आप कह सकते हैं कि उसने उपचुनाव से ज्यादा जो मिशन 2022 है उसके लिए वो काम कर रही है। इसका मतलब ये निकलता है, लेकिन ये एक बहुत सतही सोच होगी कि आप उपचुनाव को गंभीरता से न लें और 2022 की बात करें। उपचुनाव को गंभीरता से लेंगे तब आप 2022 गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव का प्रचार नहीं करना बहुत सारे सवाल भी करता है। जब उनके नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि नहीं, जो हमारे और जो नेता है वो तो हमारे पास प्रचार करें। मतलब अगर आप इन 7 सीटों में देखेंगे तो 6 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास थी, तो चुनौती सबसे ज्यादा जो है वो बीजेपी के पास है। अगर बीजेपी 5 पे भी आ जाती है तो जो पूरा विपक्ष है वो यही कहेगा कि आपकी जो साख है वो कम हो रही है, आपका जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है। बिल्कुल, तो घेरने का मुद्दा ज्यादा है, शायद इसीलिए प्रचार कम रहा। तो इसमें तो प्रचार और अधिक होना चाहिए कि 7 है, 7 में 6 सीटें बीजेपी की है, तो उनको अगर 6 से आप छीन करके आप 2 भी छीन ले, 3 भी छीन ले, तो आप एक मैसेज दे देते हैं 2022 के लिए। अगर यहाँ पर आप विपक्ष अगर अपनी एकजुटता नहीं, अपनी लड़ाई अगर ढंग से नहीं लड़ता, एकजुटता तो इन्होंने दिखाई ही नहीं, अगर लड़ाई अपनी ढंग से नहीं लड़ता और वो मैसेज देने में कामयाब नहीं रहता, 2022 में भी आप मैसेज नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये चुनाव है कि विपक्ष ये साबित करे कि नहीं वो परफॉर्मर है और 2022 में भी परफॉर्मर होकर निकलेगा। ये साबित करने का वक्त है। हालांकि ये बात भी जो हम लोग कह रहे हैं कि विपक्ष ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो ये इसमें हर पार्टी का अपना अपना पक्ष होता है, वो अपने ढंग से बात करते हैं और रखते हैं। तो ये चुनाव परिणाम से ये इस बात की पुष्टि होगी कि वो वाकई उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अगर वो बिल्कुल हार जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो सही है। और अगर वो कुछ सीटें छीनने में कामयाब रहते हैं बीजेपी से, तब वो कह सकते हैं कि नहीं, हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे थे। तो ये चुनाव परिणाम जो है, नतीजे जो हैं, इस बात को तय करेंगे। 2022 से इसका सीधा संबंध है और विपक्ष के मॉरल पर और सत्ता पक्ष के मॉरल पर भी रिजल्ट का जो होगा उसके अनुरूप अच्छा या बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। अगर देवरिया की बात कर लेते हैं, देवरिया में जो हर मतदाता है वो ब्राह्मण है, तो कुल मिला के कहा जाए जो देवरिया के जो नतीजे आएंगे वो काफी हद तक ये साफ कर देंगे कि जो ब्राह्मण वोट है वो किसके साथ है। देखिए, देवरिया में उम्मीदवार जो है चारों प्रमुख पार्टियों के वो ब्राह्मण है ना, लेकिन वोटर जो है, वोटर तो मुश्किल से 60,000 ब्राह्मण है वहां। तो ऐसा नहीं है कि बाकी वोटर्स नहीं है, बाकी सारे वोटर्स हैं। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, जो हम देवरिया पे बात करें बिल्कुल बात करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेकिंग आ रही है बहुत बड़ी। आपको बता दें, फिरोजाबाद से खबर है, कोटला के कचपुरा में चुनाव का बहिष्कार किया गया है। 2 घंटे से नहीं डाला गया यहां पर एक भी वोट। हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं मतदान कर्मी। लोगों की समस्या का अभी तक नहीं हुआ है समाधान। तो साफ तौर पे तो आज जब जनता की बारी आती है तो जनता अपने नेताओं को बता देती है कि वो क्या दम रखती है।
तो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो मतदान केंद्र पर जो कर्मी है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। एक भी वोट यहाँ पे पिछले 2 घंटे में नहीं पड़ा है। मरघट की जमीन को लेकर अधिकारियों से यहाँ पे मांग की गई थी। मांग पूरी नहीं होने पर लोग कर रहे हैं चुनाव का बहिष्कार। वोटिंग रुकने पर मौके पर पहुंचे बसपा प्रत्याशी। कुल मिला के कहा जाए तो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों में नाराजगी है और उन्होंने साफ तौर पर हाथ हिला के कह दिया है कि वोट नहीं डालेंगे। आपको बता दें विधानसभा टूंडला के कोटला का ये पूरा मामला है। संवाददाता नरेंद्र शर्मा हमारे संग जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, साफ तौर पे जनता ने कह दिया है वोटिंग नहीं करेंगे, क्या वहां पर उन लोगों को अधिकारियों की तरफ से मनाने की कोशिश की जा रही है? क्या कुछ है इस वक्त? जी, मैं आपको साफ तौर बताना चाहूंगा, फिरोजाबाद में ऐसे 5 कुल गांव हैं जहां पूरी तरीके से मतदाताओं ने बहिष्कार किया है, कोई भी वोट नहीं डालेंगे। रूदऊ में तो ये कहा गया है कि एक भी मतदाता अंदर जाएगा तो लड़ाई हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे। मरघट को लेकर पूरा इशू है। यहाँ शासन प्रशासन के लोग यहाँ मौजूद हैं और पिछले 7 घंटे से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई भी मतदाता सूची में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। साफ तौर पे देखा जा रहा है कि फिरोजाबाद में ऐसी बहुत तस्वीरें आ रही हैं सामने और इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। क्या जो प्रत्याशी है हर पार्टी का वो जनता के बीच नहीं गया था? क्या उसे जनता की जो मुश्किलें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सुनने की कोशिश नहीं की? नरेंद्र, जब भी चुनाव आते हैं तब वो मतदाता और चुनाव जो अधिकारी हैं वो सब लोग आते हैं और यहाँ लंबी लंबी बातें करके जाते हैं, मगर कोई भी आज तक प्रत्याशी ने कोई भी काम नहीं कराया। लोगों में आक्रोश है और लोग अपने अंदर इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि जब भी हम वोटिंग आएगी तो हम इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बात बताने के लिए। तो बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आपने भी इस तस्वीरों को देखा, यहाँ पे देखा कि साफ तौर पे लोगों ने कह दिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। 2 घंटे से वहां पे एक भी वोट नहीं पड़े हैं। बिल्कुल, देखिए स्थानीय लोगों के लिए ये एक मौका है कि वो अपनी समस्या की ओर सबका ध्यान खींचे, पर ये शोभनीय नहीं है कि लोकतंत्र के इस महापर्व से दूर रहें। तो ये बहुत चिंता की भी बात हो जाती है कि चुनाव का विषय उन लोगों के लिए भी है प्रेम कुमार जी, जो जिनको चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, जब आपके प्रत्याशियों को टिकट दिया जाता है तो वो जनता के बीच भी नहीं जाते। वो शायद सिर्फ हाथरस चिल्लाते रहते हैं, बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वो चिल्लाते रहते हैं, लेकिन जनता की स्थानीय समस्या क्या है, लोकल प्रॉब्लम्स है, उसका ना जिक्र होता है ना उनके बीच वो जाते हैं। ये हमारे चुनाव की पद्धति है, जिसमें जब चुनाव होते हैं तो इतने सारे मुद्दे होते हैं, उसमें कौन से मुद्दे पर मतदाता वोट करें ये मतदाताओं को तय करना होता है। और मतदाता कोई संगठित फोर्स नहीं होता है, वो राजनीतिक दल के तहत ही संगठित होते हैं और प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर जब बहिष्कार की बात हो रही तो ये एक संगठित फोर्स दिखता है कि गांव के लोग एक मुद्दे पर संगठित हो गए हैं। तो ये नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए चिंता की बात है कि आपका एजेंडा, आपकी सोच, आपका पार्टी घोषणा पत्र या आपके वायदे, उसमें लोगों को यकीन नहीं रहा। किसी एक पार्टी की नहीं, तमाम पार्टियों के लिए चिंता का विषय है कि आपकी सोच से अलग जनता की सोच हो रही है, वो बायकाट कर रहा है आपको, मतदान की पूरी प्रक्रिया को। तो इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है कि कहां कहां ऐसी बातें हो रही हैं कि लोग मतदाता बायकाट कर रहे हैं और इसको एड्रेस किया जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मतदाताओं की तरफ से भी हम देखें तो उनको वोटिंग को लेकर के जो सबसे बड़ा पर्व है उसको लेके मुद्दा बनाने से माने बचा जाए तो ये बेहतर है, ये तो सलाह दी जा सकती है। लेकिन अगर उनकी परेशानी इतनी ज्यादा है कि उनको वोट देने का कोई मतलब ही नजर नहीं आता है, तभी ये स्थिति पैदा हुई है, इसलिए उनके लिए सहानुभूति भी है। फिर भी मतदान का बहिष्कार जो है ये किसी तरीके से मतलब हमारे लिए चिंता का विषय है, उसकी सराहना तो नहीं की जा सकती। बिल्कुल चिंता का विषय राजनीतिक दलों के लिए भी है कि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो बड़े बड़े मुद्दे आप गिनाते हैं, चुनाव में जीता कैसे जाए सिर्फ इस बात पे फोकस होता है। हम वापस फिर से देवरिया पे लौटते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सभी का जो दम है वो ब्राह्मण वोट पर था कि किस तरीके से देवरिया सीट सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बन गई इस वक्त कि ब्राह्मण किसके साथ है। काफी हद तक तय हो जाएगा कि 2022 में ब्राह्मण किसके साथ है। वाकई में बीजेपी से नाराज है भी या नहीं है, या फिर सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए एक बस बनाने की कोशिश कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज है। ये एक ऐसी स्थिति बनी
पिछले दिनों जो राजनीति हुई उसमें जो बात सामने आ रही थी वो ये कि जो मौजूदा सरकार है उनका ब्राह्मणों के प्रति सौतेला व्यवहार है, ऐसा विपक्ष ने पोज करने की, स्थापित करने की बात को कोशिश की। तो उसमें ये मौका है कि एक ऐसी सीट जहाँ कि ब्राह्मणों की संख्या ठीक ठाक है, तो वहाँ सबने जब कैंडिडेट देने का सवाल आया तो सबने अपना जो लगाव है ब्राह्मणों से दिखाया, ताकि बाकी जातियों को तो वो अपने नारों से और अपने समीकरण से साध लेंगे, लेकिन ब्राह्मण को अगर अपने साथ जोड़ लेते हैं तो चूंकि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है उसमें ब्राह्मण जिसके साथ जुड़ते हैं तो वो सिर्फ एक जाति नहीं होती, वो एक प्रभावित करने वाला तबका होता है और जो चुनाव को और उसके पूरी हवा को, रुख को वो बदलता आया है। ऐसा देखा गया है, मैं पूरे विस्तार से भी इसको बता सकता हूं। तो उसमें क्या है कि ब्राह्मण जिस ओर झुकते हैं तो उससे ये 2020 में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि वो राजनीतिक पार्टी, उसकी सेहत सुधर सकती है। तो इस चुनाव में देवरिया जो है वो सिम्टम्स है, वो बताएगा कि ब्राह्मण जो मतदाता है वो किस तरफ ज्यादा दिख रहा है। ये बताना न तो ज़रूरी है और न इतना आसान है कि इसको बताया जा सके, तो इसलिए इसमें हड़बड़ी हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ब्राह्मण किसके साथ खड़े हैं। तो ये तो वोट का इंतज़ार कर लें कि वोट क्या है, लेकिन ये जो बात है कि सारी पार्टियों ने ब्राह्मणों को ही उम्मीदवार बनाया, तो सारी पार्टियों ने ऐसा क्यों किया? क्या दूसरी पार्टियों से उनका मोह नहीं था क्या? तो उसकी वजह यही है कि ब्राह्मण का जो इम्पोर्टेंस है या आने वाले समय में 2022 में हो सकता है, उसके लिए ब्राह्मण के साथ जुड़े रहना, जुड़े हुए दिखना, ये राजनीतिक पार्टियों के लिए विवशता है। इसलिए सबने एक ही जाति से उम्मीदवार दिया, लेकिन अब इसमें परिणाम किसके निकलेंगे? परिणाम उसके नहीं निकलेंगे जिनके साथ ब्राह्मण है, परिणाम तो उनके निकलेंगे जिनके साथ ब्राह्मण के अलावा कम से कम 2 जातियां उस इलाके की जरूर हैं, परिणाम उनके पक्ष में निकलेंगे। तो इसलिए ब्राह्मण अब फैक्टर जो है एक तरह से डाइल्यूट हो गया। आप पूछ रहे हैं ना कि उसका जवाब चुनाव के बाद भी नहीं मिलेगा कि ब्राह्मण किसके साथ थे, क्योंकि ब्राह्मण अब 4 हिस्सों में बटेंगे, किसी को कुछ ज्यादा, किसी को कम। तो इसलिए एक कंक्लूसिव निर्णय जो है देवरिया से नहीं निकलेगा कि ब्राह्मण किसके साथ है। बिल्कुल, सचिन शर्मा भी हमारे संग बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। सचिन, किस तरीके का माहौल है, मतदाताओं में कितना जोश है? सचिन, आवाज आ रही है आपको? तो सचिन से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, देखिए जिस तरीके से हमने अभी ब्राह्मण वोट की बात की, आप अगर देखेंगे अखिलेश यादव की राजनीति को, अखिलेश यादव के कुछ 4-5 दिन पुराने अगर आप बयान निकालेंगे तो साफ तौर पे उनका फोकस इस बात को लेकर मायावती को था कि मायावती जो है वो बीजेपी से मिल चुकी है। साफ तौर पे वो मुसलमान जो वोट बैंक है उसको ही मैसेज देना चाहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम बन चुकी है। तो अखिलेश यादव की कोशिश भी यही है कि मुस्लिम वोट मिल जाए, यादव वोट उनको लगता है वो उनका है, और उसके बाद ब्राह्मण वोट, तीनों अगर मिल जाता है तो 2022 में जो रास्ता है वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि बीजेपी को से सटा हुआ किसी पार्टी को दिखाना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमान को खुश किया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे हिंदू बीजेपी के साथ हैं और केवल मुस्लिम बीजेपी के साथ नहीं है। एक मिनट में आपको रोक रहा हूं बुलंदशहर, एक बार फिर से चलेंगे। तो क्या माहौल है सचिन, मतदाताओं में कितना जोश? जी देखिए, बुलंदशहर की अगर बात करें तो यहाँ सुबह 7 बजे से जैसे मतदान शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में देखने को मिला लोगों में मतदान के प्रति रुझान जरूर देखने को मिला है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ उनके मुंह पर साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने काफी तैयारी की है, हैंड ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर और टेम्परेचर मीटर आदि का यहाँ बिल्कुल प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इस समय 11 बजे तक का जो मैं आपको मत प्रतिशत बता दूं वो 19.17 है। लोगों में वोटिंग के प्रति रुझान कम देखने को मिल रहा है, हालांकि धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? सचिन, आपने कई मतदाताओं से बात भी की होगी, इसकी वजह क्या है? क्या उनको लगता है कि जो प्रत्याशी हैं उनको वोट देना वो सोच रहे हैं कि बेकार का काम है इसलिए घर ही बैठ जाओ, कोरोना का समय भी है, क्या वजह है? रोटेट हो गया कि उन्होंने वोट सिर्फ विकास के आधार पर किया है। और बुलंदशहर अगर विकास की बात करें तो विकास के मामले में बुलंदशहर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ साबित हुआ है अभी तक। यहाँ के मुख्य मुद्दों की अगर बात करें तो वो रेलवे की कनेक्टिविटी है, और उसी के साथ देखिए हमारे साथ आईजी साहब मौजूद है इस समय जो कि यहाँ दौरे पर आए हैं। सर
जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आज आप बुलंदशहर के दौरे पर आए हैं। देखिए, विधानसभा उपचुनाव में जो माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देश है उस परिप्रेक्ष्य में इलेक्शन में फोर्स डिप्लॉयमेंट किया जाता है, जो ऑब्जर्वर के अनुमोदन के साथ किया जाता है, और यहाँ पर उसकी मुस्तैदी जो लोग अच्छी ड्यूटी से काम कर रहे हैं उनको उत्साहवर्धन के लिए लोग यहाँ पर भ्रमण पे हैं। और वरिष्ठ स्तर का काम यही होता है जो भी आदेश है तो मौके पर सही अनुश्रवण हो रहा है या नहीं, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनका हौसला अफजाई वो हम लोग कर रहे हैं। सर, आप बुलंदशहर के दौरे पर हैं, सभी शांतिपूर्ण माहौल से काम चल रहा है? जी, पूरे जनपद में इस विधानसभा उपचुनाव में सभी जगह पर सकुशल शांतिपूर्ण तरीके से निर्विघ्न निष्पक्ष मतदान चल रहा है। तो ये थे आईजी मेरठ जोन प्रवीण कुमार, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो बुलंदशहर के दौरे पर आए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक का मतदान यहाँ किया जा चुका है। बिल्कुल, देखिए इस सीट पे रावण जो है वो भी जम के हुंकार भर रहे थे, क्या कुछ उनका दमखम दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी का ये पहला चुनाव है, उपचुनाव है, जिसमें उन्होंने अपने आप को यहाँ से प्रत्याशी हाजी यामीन को उतारा है। उनके पक्ष में भी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। उधर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती का जो बयान आया था कि वो सपा को हराने के लिए जाएंगे, और उसके बाद फिर से वो अपने बयान से पलट गई कि भाजपा को हम किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं करेंगे, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ बसपा और आजाद समाज पार्टी पर असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका।